सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग। आशा करता हूँ सरस्वती पूजा की छुट्टी आपकी अच्छी रही होगी। शिवम जी, शिवानी, स्कोर पॉइंट एसपी, गुड इवनिंग बच्चे। तो चलिए आज हम लोग समय वेस्ट ना करते हुए आज हम लोग सेशन को जो है वो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल आज भी आपका एग्जाम पैटर्न बेस्ड प्रश्न है। और जैसा कि देखिए ये पहला प्रश्न जो है कहता है, क्या बैंकिंग के क्षेत्र में हड़तालों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। अक्सर देखते हैं कि बहुत सारी संस्थानें ऐसी होती है जिसमें वर्कर हड़ताल कर देते हैं। तो वही हमसे पूछा जा रहा है कि सर जो बैंकिंग के सेक्टर में लोग हड़ताल कर देते हैं, क्या इस हड़ताल पे प्रतिबंध लगा दिए जाने चाहिए। तो पहले ने सपोर्ट किया और पहले ने कहा कि सर नहीं, बैंकिंग सेक्टर में हड़ताल नहीं लगाए जाने चाहिए। रीजन इसके पीछे का उसने क्या दिया, तो हड़तालों पर प्रतिबंध से श्रम अधिकारों की अवहेलना होती है। बिल्कुल सही कह रहा है। हमारा संविधान कहता है कि हमने आपको कुछ अधिकार दे रखे हैं। हमारा संवैधानिक अधिकार है कि यदि आपकी मांग पूरी नहीं हो रही है तो आप वहां पे अपने आप को या अपने साथियों के साथ हड़ताल पे जा सकते हो। और अगर हड़ताल करने पर हमने बैंकिंग सेक्टर में प्रतिबंध लगा दिया तो उनके अधिकार का हनन हो जाएगा और ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। दूसरा कहता है, हाँ, इसने सपोर्ट कर दिया कि हाँ सर, हड़ताल पे प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। क्यों? हड़ताल से लोगों को कठिनाइयां होती है। तो यह भी सही बात है अपने जगह पे। मान लीजिए बैंकिंग जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, अगर बैंकिंग सेक्टर में हड़ताल हो जाएगा, 10 दिन 15 दिन हड़ताल हो जाएंगे तो इकोनॉमिक स्थिति बहुत खराब हो जाएगी, क्योंकि पैसे का कारोबार जितना भी होता है वो बैंकिंग के माध्यम से ही होता है। तो 1 नंबर सही है और 2 नंबर भी साथ साथ सही है। तो 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं और ऐसी व्यवस्था हमें ए नंबर में देखने को मिल रही है। तो ऑप्शन बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर ए को करेंगे, जो कि आप लोग का आंसर सही है। विकास का आंसर बी था, गुरु जी का आंसर सी था। यानी जिन बच्चों का आंसर बी और सी आ रहे थे ना, उन बच्चों के आंसर बिल्कुल गलत आ रहे थे। एकदम सोचने वाली बात है। बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है जहां पे पैसे का लेन देन चलता है, ठीक है। अगर हम हड़ताल करने से रोक लगा दिए तो वहां जितने भी एम्प्लॉई हैं उनका एक संवैधानिक अधिकार छीन लेंगे। तो ये भी बात सही है, हड़ताल पर रोक नहीं लगाया जाना चाहिए। अगर हड़ताल हम करवा रहे हैं तब उससे लोगों को कठिनाई होगी। मान लो 4 दिन 5 दिन आपके बैंक में हड़ताल चल रहे हैं, पैसे का आवागमन नहीं हो रहा, एटीएम में डालोगे पैसे नहीं निकलेंगे, बैंक में पैसा जमा करने जाओगे नहीं निकलेंगे, बैंक से पैसा निकालने जाओगे नहीं निकलेंगे। तो 1 और 2 दोनों अपने जगह पे सही था बच्चे। इसीलिए आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। ओलंपिक में पदक जीतना हमारे देश के लिए गौरव है। अब स्टेटमेंट कह रहा है कि सर ओलंपिक के खेल में पदक जीत के ले आना हमारे देश के लिए क्या है, गौरव की बात है। अब क्या कहता है धारणा, तो अजम्पशन अपने आप में 100% नहीं होता है। ओलंपिक खेल में कौशल दिखलाने की जगह प्रदान करता है। हम ये अजम्पशन कह सकते हैं कि सर ओलंपिक में अगर पदक जीतेंगे तो ये हमारे देश के लिए गौरव की बात है। इसका मतलब है कि सर ओलंपिक क्या करता है, तो हमको खेलने का मौका देता है। तो बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है देश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी अपने देश का गौरव है। तो देश का गौरव कोई तक कब होगा, जब पदक जीत कर लाएगा तब। अगर सिर्फ प्रतिनिधि बनता है, सिर्फ खेल करके आता है, तब तो वो देश का गौरव नहीं है। अगर खेल करके पदक जीत करके लाता है तब वो देश का गौरव बनेगा। यानी 2 नंबर कोई लेना देना नहीं है। तो केवल एक अनुसरण करता है और केवल एक बच्चे किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो इसके लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। तो कुछ बच्चों लोग का आंसर डी था, लेकिन कुछ लोग का आंसर जैसे मन्नू जी जो है, शिवानी जो है, इन्होंने आंसर सी दिया। सी में क्या ऑप्शन था, 1 और 2 दोनों अंतर नहीं थे। नहीं ना बच्चा, जीत कर आना हमारे देश के लिए गौरव की बात है। अब प्रतिनिधित्व करने का मतलब होता है सिर्फ शामिल होना। तो ओलंपिक में शामिल हो जाएंगे और हार कर आ जाएंगे तो वो गौरव की बात होगी नहीं। जीत कर और स्वर्ण पदक लेकर आएंगे ना, तब गौरव की बात होगी। ठीक है, क्या क्या कमेंट आ रहे हैं। इस वाले क्लासरूम में टेलीविजन थोड़ी सी दूर है। एग्जाम का अच्छा, एग्जाम के दौरान मेरी वीडियो देख रहे हैं, बहुत बढ़िया बच्चे। इसी को तो कहते हैं कि आप में कंटिन्यूटी है ना, तो फिर आपका रिजल्ट कोई रोक ही नहीं सकता है। क्योंकि रिजल्ट लाने के लिए, एक सीट पक्का करने के लिए
सबसे पहली चीज जो होती है बच्चे वो कंटिन्यूटी होती है। अगर आप में कंटिन्यूटी है तो आपके पास रिजल्ट है। अब देख लो क्या कहता है, लता अपने पति से कहा। तो कोई लता नाम की महिला है जो अपने हस्बैंड को कह रही है मैं पार्टी में अपने पुराने मित्र से मिलने के लिए उत्सुक हूँ। यानी कि कोई पार्टी होने वाली है और उस पार्टी में उसके पुराने दोस्त आने वाले हैं और जिसके लिए लता एक्साइटेड है। ठीक है, क्या कहता है अवधारणा, लता को पार्टियों में जाना पसंद नहीं है, कोई मतलब नहीं। वह अपने पुराने मित्र के साथ बीते वक्त के सभी क्षणों को याद कर रही है। अब अगर बीते क्षणों को याद कर रही है तब तो वो एक्साइटेड है कि जाएंगे तो वही पुराना जिंदगी फिर से बिताएंगे, कुछ खट्टी मीठी यादें होंगी, कुछ बातें होंगी। यानी कि वो 2 नंबर जो है ना ये सही है। तो कितने है, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो बच्चे इसका आंसर क्या कर लोगे, तो ऑप्शन नंबर बी को कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। देखिए कहता है नीले हरे नारंगी लाल और भूरे 5 ट्रक ABCDE है, लेकिन उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। वो पांचों अलग अलग राजमार्ग पर अर्थात H1 H2 H3 H4 H5 पर चल रहे हैं, लेकिन इसी क्रम में होना जरूरी नहीं है। तो पजल के नेचर को समझिए, रंग कितने 5, ट्रक कितने 5 और राजमार्ग भी कितने 5। तो जब भी ऐसी व्यवस्था है कि जितना कैरेक्टर है उतना ही अदर 2 एलिमेंट है, तो ऐसे पजल को अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि सर्कुलर पजल के अंतर्गत बनाते हैं। तो सबसे पहले 5 लोगों की व्यवस्था बोला, तो सबसे पहला स्टेप यही होना चाहिए कि 5 लोगों की व्यवस्था कर लो और सर्किल के अंदर एक सर्किल की व्यवस्था और कर लो। अब जो जो नामकरण किए गए हैं A B C D और ई, वो नामकरण आप भी कर दो और इसके बाद जो है उसको अंदर और जो नहीं है उसको बाहर रख के बना दो। तो देख लो सबसे पहले क्या कहता है, ए H4 पर है और नीले या भूरे रंग का नहीं है। तो ए किस पे है, तो सर ए जो है ना वो हाईवे नंबर 4 पर है, लेकिन किस किस रंग का नहीं है, तो नीला रंग का या भूरा रंग का नहीं है। तो जो है वो अंदर और जो नहीं है वो बाहर, बस आपको इतना ही काम करते जाना है। फिर देखिए क्या कहता है, बी हरे रंग का है और H3 या H5 पर नहीं है। तो बी का रंग क्या है, तो हरा है। और बी किस पे नहीं है, तो ना तो हाईवे 3 पे चलेगा और ना ही हाईवे 5 पे चलेगा, तो लिखकर काट लेंगे। आगे चलते हैं, सी नीले रंग का है और H1 पे नहीं चल रहा है। तो जो भी सी है वो किस रंग का है, तो नीला रंग का है। और कहाँ नहीं चल रहा है, तो H1 पे नहीं चल रहा है। फिर कहता है कि डी H1 पर चल रहा है, जबकि डी की बात करें तो डी किस हाईवे पे चल रहा है, तो H1 पे चल रहा है। और नारंगी या भूरे रंग का नहीं, यानी डी ना तो नारंगी रंग का हो सकता है और ना ही डी भूरा रंग का हो सकता है। लिखकर काट लो, आगे चल दो। ई H5 या H2 पे नहीं चल रहा, तो ई जो है वो H5 पर या H2 पर नहीं चल रहा। लिख करके काट लीजिए। अब पूछ रहा है कि सर बतला दो ई किस राजमार्ग पे चल रहा है। तो इसी को बच्चे क्या कहते हैं, तो इसी को पजल कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, जितना काम करना था हमने कर दिया। अब जो सबसे नखरा दिखा रहा है ना, सबसे पहले उसको पकड़िए। तो ध्यान से देखिए, ये भाई साहब कहता है कि हम H5 पे नहीं चलेंगे और ये भी भाई साहब कहते हैं कि हम भी H5 पे नहीं चलेंगे। तो ये वाला शख्स और ये वाला शख्स H5 पे चलेगा नहीं, और ये दोनों बता दिया है कि हम किस पे चलेंगे। तो H5 पे सी को चलना पड़ेगा। अब देख लो, H3 पे चलने के लिए बी ने मना किया, तो H3 पे बी को चलना पड़ेगा। अब बच गया बेचारा H2, तो H2 यहाँ आ गया और अरेंजमेंट अंदर वाला कंप्लीट। अब बाहर वाले का देखिए, डी ने कहा कि सर हमको भूरा रंग नहीं पसंद है, ए ने भी कहा भूरा रंग पसंद नहीं है। तो इन दोनों भाई साहब को भूरा रंग पसंद नहीं है और ये दोनों बता चुके हैं कि कौन सा रंग लेना है। इसका मतलब इसको कैसा रंग मिलना है, भूरा। अब नीला रंग इसको नहीं पसंद है, तो नीला रंग डी ले लेगा। और नारंगी रंग डी को नहीं पसंद है, तो नारंगी रंग ए ले लेगा। और अरेंजमेंट हमारा एक अटेम्प्ट में बन करके तैयार हो जाएगा। अब प्रश्न क्या पूछा गया है, ई किस राजमार्ग पे चल रहा है, तो ई सर H3 पे चल रहा है। और H3 किस में दे रखा है बच्चे, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब सोचिए, इस लेवल का क्वेश्चन जो है वो ग्रुप डी में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे।
एक्स वाई और जेड तीन वस्तुएं हैं जिनकी आकृति त्रिभुजाकार, वर्गाकार और पंचभुजाकार है। ये लाल, हरे और नारंगी रंग की है। ये सोना, चांदी और कांस्य नामक विभिन्न सामग्रियों की बनी है। तो कितनी वस्तुएं हैं? तो तीन वस्तुएं। कौन कौन है? तो सर एक्स है, वाई है और जेड है। अब देख लो क्या कहता है। एक्स लाल रंग की है लेकिन वर्गाकार नहीं है, तो एक्स का रंग कैसा है? तो रेड है। लेकिन एक्स कैसा नहीं है? तो वर्गाकार नहीं है। आगे चलिए। वाई चांदी से बनी है। अगर वाई की बात करें तो कलर तो नहीं मालूम है, लेकिन यह मालूम है कि वाई चांदी की बनी है, लेकिन हरे रंग की नहीं है। लेकिन ये किस रंग की नहीं है? तो वाई हरा रंग का नहीं है। तो तीन ही रंग था ना, देख लो, लाल, हरा और नीला। तो जब ये लाल बता दिया, ये हरा नहीं होगा, तो हरा किसको होना होगा? जेड को। यानी वाई को कौन सा रंग मिलने वाला है? तो नीला रंग मिलने वाला है। आगे चलिए। एक्स कांसे की बनी है। अब एक्स किसका बना है? तो एक्स जो है ना वो कांसा का बना है। तो सोना, चांदी, कांसा था, यानी कि जेड जो है वो किसका बना होगा? तो सर सोना का बना होगा। अब कहता है और दो का आकार पंचभुजाकार है। दो नहीं, ये जेड है। दो नहीं, ये क्या है? जेड है। तो जेड का आकार क्या है? तो पंचभुजाकार है। यानी जेड जो है ना बच्चे, ये पंचभुज आकार का है। तो बताइए, जब वर्गाकार ये न है तो वाई वर्गाकार होगा। अब एक बच गया ट्रायंगल, ये हो गया। अब कहता है जेड किस सामग्री से बनी है? तो जेड बच्चे सोना से बनी है। और सोना किस में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है। यानी मिला जुला कर कह सकते हैं कि सर अच्छी क्वेश्चन थी। थोड़ा सा अगर सावधानी हटती तो दुर्घटना घटती, और सावधानी नहीं हटी तो हम लोग एक अटेम्प्ट में ऐसे क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करेंगे। अब देखिए, पीला, सूर्य और रंग। ठीक है, तो पीला जो होगा वो रंग होगा। तो ये पीला है, ठीक है, ये क्या है? पीला है। और ये क्या है? तो रंग है। और सूर्य बिल्कुल अलग हो गया। अब ये मत समझ लेना कि सूर्य का रंग पीला होता है, क्योंकि सूरज जैसे जैसे नजदीक जाओगे ना वैसे वैसे लाल दिखेगा, और जैसे जैसे दूरी बनाओगे उसका कलर जो है ना वो चेंज होता रहेगा, क्योंकि सूरज में 6 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तक हाइड्रोजन और हीलियम गैस जलते हैं, जिसके कारण वो लाल दिखेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आंसर? तो सी नंबर इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करूंगा। पहलवान, मुक्केबाज और योद्धा। तो देखिए, इसके लिए सबसे अच्छा वेन हमारा ये होगा। ठीक है, ये पूरा क्या है? तो योद्धा है। पहलवान भी एक प्रकार का योद्धा होता है, और मुक्केबाज यानी बॉक्सर भी एक प्रकार का योद्धा होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना बाबू, यही इसके लिए बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर होंगे। अच्छा, पहले 1-2 वाले बच्चे देख लो, फिर वेन डायग्राम वाले बच्चों से बात करेंगे। तो देखिए, कहता है सर कोई भी कवर्ड मेज नहीं है। ठीक है, तो देख लो, कवर्ड यहाँ 1 रुपया रखे हुए और कवर्ड ने मांग लिया 2 रुपया, गलत हो गया। कुछ कवर्ड मेज नहीं है, तो मेज ने मांगा 2 रुपया, मेज को 2 रुपया मिल जाएगा। अलमारी 2 1 में मिलवाने को तैयार है, यानी सही हो गया। कुछ बेड अलमारी है। अब देखो, बेड जानता है मेज को, मेज जानता है अलमारी को। एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है, तो निगेटिव बन जाएगा, यानी तीसरा गलत हो गया। अब पहले में कवर्ड और मेज है और तीसरे में बेड और अलमारी है, तो दोनों में सेम एलिमेंट है नहीं, तो इधर और सोचेंगे नहीं, यानी केवल 2 अनुसरण करता है, जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी में स्पष्टता देखने को मिल रहा है। वेन डायग्राम वाले बच्चे समझेंगे। देखिए, जितना भी बेड था ना, ये सभी का सभी बेड क्या थे? तो सर मेज थे। और कोई भी मेज क्या नहीं था? अलमारी नहीं था। और फिर कहता है कुछ अलमारी क्या थे? तो कबर्ड थे। कुछ अलमारी जो थे वो क्या थे? तो कबर्ड थे। बन गया। अब कहता है कोई भी कबर्ड मेज नहीं है। तो देख लो, अगर कबर्ड और मेज की बात करें तो इन दोनों के बीच 50% वाली दुश्मनी है, और जब भी 2 वेन डायग्राम के बीच 50% वाली दुश्मनी होती है तो वहां कोई नहीं वाला कॉन्सेप्ट गलत हो जाता है। हमेशा याद रखोगे, जब भी 2 वेन डायग्राम के बीच 50% की दुश्मनी होगी, यानी पूरे गोले की दुश्मनी पूरे गोले से नहीं होगी, तो कोई नहीं वाला कॉन्सेप्ट गलत होगा। कुछ कीबोर्ड मेज नहीं है। तो देखिए, जो ये कबर्ड जो अलमारी के हिस्से में पड़ा हुआ है, और अलमारी का दुश्मन मेज है, तो कबर्ड के कुछ हिस्से का दुश्मन मेज होगा, जो कि 100% सही है। और फिर कहता है कुछ बेड अलमारी है,
तो बेड का कुछ हिस्सा अलमारी सर दिख नहीं रहा है, इसीलिए ये भी 100% गलत है। तो आंसर कौन सा सही हो गया बच्चे? तो ऑप्शन नंबर बी ही जो है ना, इसके ऑप्शन नंबर सी जो है यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। तो आंसर हम लोग बाबू ऑप्शन नंबर सी को कर लेंगे। अच्छा देखो, कुछ जड़ें क्या है? पेड़ है। जड़ हमारा यहाँ है, पेड़ हमारा यहाँ है। पौधा से पौधा पॉजिटिव निगेटिव मिलेगा तो निगेटिव बन जाएगा, गलत हो गया। कुछ पौधे पेड़ है। अब देख लो, पौधा हमारा यहाँ है, पेड़ हमारा यहाँ, पॉजिटिव निगेटिव मिलकर निगेटिव बन गया। अब ना तो एक अनुसरण करता है और ना ही दो अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बेस्ट है। अब वेन डायग्राम वाले लोग देखेंगे, देखिए जितने भी पेड़ थे ना, ये सभी के सभी पेड़ क्या थे? तो सभी के सभी पेड़ सर फूल थे। अब कहता है कोई भी फूल सर पौधा नहीं है, तो फूल की दुश्मनी किससे हो रखी है? पौधा से। अब कहता है कुछ पौधा जड़ है, और पौधा का कुछ हिस्सा क्या है बाबू? तो जड़ है। अब पहला कंक्लूजन कहता है कुछ जड़ पेड़ है, तो देख लो कुछ जड़ मुझे पेड़ दिख नहीं रहे हैं, गलत हो गया। दूसरा कहता है कुछ पौधे पेड़ हैं, कुछ पौधा पेड़ दिख नहीं रहा है, गलत हो गया। इसका मतलब है ना तो एक अनुसरण करने वाला है और ना तो दो अनुसरण करने वाला है। तो आंसर हमारा क्या होगा? तो ना तो एक ना तो दो। अच्छा, आज हम बहुत दिन बाद क्लास ले रहे हैं? बिल्कुल नहीं, पूजा की छुट्टी दे रखे थे। अब देखो, इसको कहते हैं अल्फा और सिंबल सीरीज, क्योंकि इसमें अल्फाबेट भी शामिल होते हैं और इसमें सिंबल भी होते हैं। बस जैसे कहा गया वैसे कर दो। कहता है ऐसे कितने व्यंजन हैं, यानी कितने कॉन्सोनेंट हैं जिनके ठीक पहले एक सिंबल और ठीक बाद में एक वॉवेल है। तो सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट, उसके बाद वॉवेल ढूंढना आसान है। तो देखो, सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट, उसके बाद वॉवेल, एक मिल गया। सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट, उसके बाद वॉवेल। सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट है लेकिन वॉवेल नहीं। सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट नहीं। सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट, उसके बाद एक वॉवेल। सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट, वॉवेल नहीं, नहीं। सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट, उसके बाद वॉवेल, एक और मिल गया। सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट, वॉवेल नहीं। सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट, वॉवेल। सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट, वॉवेल। सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट, कितने मिले? तो 1 2 3 4, ये रहा हमारा 5 और ये रहा 6, यानी संख्या कितनी है? तो 6 है। 6 किस में है? तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो ये वाले टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं ना, बेहद ही आसान होते हैं। आप आसानी के साथ इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हो। कहते हैं सर, दी गई अक्षर श्रृंखला का अध्ययन करे और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे। कितने ऐसे व्यंजन हैं, यानी कितने ऐसे कॉन्सोनेंट हैं जिनके ठीक पहले एक कॉन्सोनेंट है और ठीक बाद में एक वॉवेल है। यानी वॉवेल के पहले दो कॉन्सोनेंट चाहिए, तो वॉवेल पकड़ना आसान। देखो, वॉवेल के पहले दो कॉन्सोनेंट नहीं, वॉवेल के पहले दो कॉन्सोनेंट नहीं, वॉवेल के पहले दो कॉन्सोनेंट है, वॉवेल के पहले दो कॉन्सोनेंट है, वॉवेल के पहले दो कॉन्सोनेंट नहीं, वॉवेल के पहले दो कॉन्सोनेंट नहीं। बस कितने मिले? तो दो मिले। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? तो इसके लिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया। कोडिंग डिकोडिंग है, और जानते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग का इस टाइप का प्रश्न जब शुरुआत में आया था तो बच्चों को डर लगता था इससे, लेकिन अब इसका कॉन्सेप्ट सबको पता चल गया है। तो अब ये बउआ का झुनझुन्ना वाला काम हो गया। ध्यान से देखिएगा, पहला शर्त कहता है यदि दूसरा घटक एक विषम संख्या हो, तो देखो तो दूसरा घटक एक विषम संख्या है क्या? हाँ सर है। और अंतिम घटक एक सम संख्या हो, ये भी है। तो इन दोनों को, एक दूसरे को, कोड को आपस में बदल देना है। यानी 7 के कोड के जगह 8 का कोड लिखना है और 8 के कोड के जगह 7 का कोड लिखना है। तो 7 का कोड S है और 8 का कोड A है, यानी सेकंड पे A और लास्ट में S चाहिए। सेकंड पे A लास्ट में S है, इसमें नहीं है। सेकंड पे A बाकी में है। अब दूसरा पढ़ो, यदि तीसरा घटक एक सम संख्या हो जो कि नहीं है तो ये फॉलो नहीं करेगा। यदि पांचवा घटक एक प्रतीक हो, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, है ना, और छठा घटक भी एक प्रतीक हो जो कि नहीं है, तो ये भी फॉलो नहीं करेगा। तो अब ई के लिए क्या चाहिए? तो सर ई के लिए M चाहिए, तो M A। 5 के लिए क्या चाहिए? तो MAD चाहिए।
देख लो यहाँ एम में टी है, कैंसिल हो गया। परसेंटेज के लिए क्या चाहिए, तो यू चाहिए, तो एम में डी के बाद यू चाहिए। एंड के लिए क्या चाहिए, तो टी चाहिए, और यू के बाद टी चाहिए, यहाँ यू के बाद आर है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है यही इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। तो आंसर बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर बी को करेंगे, जो सबसे बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर होगा। देखिए सीरीज का प्रश्न है, अच्छा ध्यान से देखोगे, 12 में अगर 2 जोड़ दे 14 होगा क्या, 14 में 2 जोड़ दे 16 होगा क्या, और 16 में 2 जोड़ दे तो 18 होगा क्या। इसी तरह से 17 में अगर हम 2 जोड़े 19 होगा क्या, 19 में 2 जोड़े तो 21 होगा क्या, और 21 में अगर 2 जोड़ दे तो 23 होगा क्या। 23 किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। अब देख लो क्या है सीरीज, 3, 5, 9, 15, 23, 33, 45, 59। देख रहे हो सीरीज धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। तो 3 में हमने 2 जोड़ा तो 5 मिल गए, 5 में हमने 4 जोड़ा तो 9 मिल गए, 9 में हमने 6 जोड़ा तो 15 मिल गए, और 15 में 8 जोड़ दिया तो 23 मिल गए, 23 में 10 जोड़ दिया तो 33 मिल गए, और 33 में 12 जोड़ दिया तो 45 मिल गए। अब इसमें 14 जोड़ दिया तो 59 मिल गए। इसका मतलब है कि सर अब 16 जोड़ने होंगे आपको। तो 9 6 15 के लिए 5 हाथ में 1, 5 1 6 1 7, यानी 75 आंसर आएगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर ए में हमें स्पष्टता देखने को मिल रहा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बच्चे, यही इसके लिए परफेक्ट और सुटेबल आंसर होगा। अब देखो तो क्या दे रखा है, 90 है, 135 है, 180 है, 225 है, 270 है। नेक्स्ट वन इज व्हाट, ध्यान दोगे 90 से 135 आने के लिए 45 बढ़ गए, 35 35 70, यानी यहां भी कितने तो 45 बढ़ गए, 20 इधर और 25 इधर, यहां भी कितने तो 45 बढ़ गए, 270, यहां भी कितने तो 45 बढ़ गए। यानी अगले टर्म में भी कितना बढ़ना है, तो सर 45 ही बढ़ना है। तो 5 के लिए 5, 7 4 11 के लिए एक हाथ में 1, 2 1 3, यानी ये वैल्यू 315 देगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर डी में स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। तो आंसर बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर डी को कर लेंगे, जो इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होना है। अब देखिए कहता है कि जगदीश के घर से डाकघर कितना दूर व किस दिशा में है। तो जगदीश अपने घर से पूरब की ओर चलता है 200 किलोमीटर, 200 कदम, ठीक है। वहां से वो दाएं मुड़ करके चलता है कितना, तो सर 40 कदम, और चाय की दुकान पर पहुंचता है। फिर वो दाएं मुड़ करके चलता है 40 कदम, यहां से फिर वो दाएं मुड़ा और 40 कदम चलता है और बस अड्डे पर पहुंचता है। उसके बाद फिर वो दाएं मुड़ करके चलता है 40 कदम। अब यहां से वो फिर से दाएं मुड़ेगा तो ऊपर जाएगा, और ऊपर ज्यों ही वो 40 कदम अपना पूरा करेगा उस मेन लाइन पे आ जाएगा, ठीक है। फिर कहता है वहां से वो दाईं ओर मुड़कर 140 कदम चलकर डाकघर पहुंचता है। यहां से दाईं ओर 40 कदम, और ये कितना तो 100 कदम, ये कितना 100 कदम, और कहां पहुंच गया, तो डाकघर पहुंच गया, ठीक है। अब कहता है जगदीश के घर से डाकघर किस दिशा में, वो कितना दूर है। तो देखो जगदीश का घर ये था ना, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस था वो 200 किलोमीटर 200 कदम था, और यहां से यहां 100 कदम हो गए। तो 200 प्लस 100 यानी कितने कदम, तो 300 कदम हो गए किधर, तो पूरब में। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया कि सर 300 कदम पूरब में उसका घर है। आंसर क्या हो गया बच्चे, तो ए हो गया कि सर आंसर कहां जाएगा, तो 300 कदम पूरब में डाकघर है घर से। अब देखो राधा दक्षिण पूरब में 9 मीटर चली, तो दक्षिण पूरब में राधा कितना चली, तो सर 9 मीटर चली। फिर वो पश्चिम की ओर 15 मीटर चलती है, और राधा यहां से पश्चिम की ओर मुड़ती है, और पश्चिम की ओर मुड़ करके वो 15 मीटर चलती है। वहां से वो उत्तर पश्चिम में 9 मीटर चली, यहां से ये उत्तर पश्चिम में कितना चलती है, तो 9 मीटर चलती है। फिर वो अंत में पूरब की ओर मुड़ के 6 मीटर चली,
और अंत में पूरब की ओर मुड़ के कितना चली, तो 6 मीटर चल करके एक बिंदु पे खड़ी हो गई। यही बिंदु है। पूछ रहा है वो आरंभ बिंदु से कितना दूर है। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, जब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा इक्वल है तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी इक्वल होगी, यानी ये वाली टोटल भुजा जो होगी ना वो 15 होगी, और 15 में से हमने 6 देख लिया, तो बचे कितने, तो सर 9 बचे। यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो 9 मीटर होगा। 9 मीटर बच्चे किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो आंसर भी बाबू हम लोग ऑप्शन नंबर डी को करेंगे, यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। देखिए प्लस के पहले जो भी आएगी वो क्या कहलाएगी, तो पुत्री कहलाएगी। इसी तरह से माइनस का अर्थ है कि पत्नी है, तो माइनस के पहले जो भी आएगी वो पत्नी कहलाएगी। इसी तरह इंटू का अर्थ है कि बहन है, तो इंटू के पहले जो भी आएगी वो बहन कहलाएगी। ठीक है। और पी क्यू का पिता है। देखिए यहाँ एक सिंबल छूटा हुआ है, वो सिंबल मुझे लगता है डिवीजन का छूटा हुआ है। ठीक है। तो डिवीजन के पहले जो भी शख्स आएगा वो क्या कहलाएगा, तो वो शख्स पिता कहलाएगा। यही 4 रिलेशन दिए हुए हैं। अब देखो एक समीकरण दिया गया है, m डिवाइडेड बाई n माइनस l का क्या अर्थ है। तो अगर मैं हूं तो n मेरी पत्नी हो जाएगी ना, और मेरी पत्नी के पिता, तो पत्नी के पिता तो मेरे ससुर हो गए ना। तो अब कह रहा है कि l n की पुत्री का भाई है, तो l n की पुत्री का पति है, ना कि भाई है। एल एम की पुत्री का पति है, तो हम है, और ये मेरी पत्नी थी ना, तो मेरी पुत्री का पति हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सही हो गया कि एल जो है वो एम का दामाद है। एल क्या है, तो एम का दामाद है। तो आंसर किसको लगा लेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी को कर लेंगे, जो बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ए एफ की बहन और बी की पत्नी है। तो ए बहन है यानी लड़की है, और भाई बहन पैरेलल लाइन पे होते हैं। तो ए बहन है एफ की, और दूर वाले के लिए यानी बी की कौन है, तो पत्नी है, यानी बी लड़का है। फिर कहता है सी डी के दादा का बेटा है, छोड़ दीजिए उस लाइन को। बी ई का पिता है, और बी जो है ना वो पिता है, किसका पिता है, तो ई का पिता है। सी एफ का बेटा है, सी किसका बेटा है, तो एफ का बेटा है। अब सी डी के दादा का बेटा है। अब सी किसके दादा का बेटा है, तो डी के दादा का बेटा है। इसका मतलब है कि डी यहां होगा, और डी के दादा का बेटा है सी। अच्छा, डी के दादा का बेटा है सी, तो डी का कोई दादा चाहिए। तो अब एफ लड़का भी हो सकता है या एफ लड़की भी हो सकती है। तब डी का दादा हुआ और उसका बेटा है सी, यानी सी जो है ना डी के दादा का बेटा, यानी सी जो है वो डी का पिता या चाचा होगा। आप पूछ रहा है ए का सी से क्या संबंध है, तो हम हो गए मेरे पिताजी की बहन हो सकती है या मेरे माँ की बहन हो सकती है। तो देखिए, तो माँ की बहन भी दे रखा है और पिता की बहन भी दे रखा, सी एफ का बेटा है। तो देखिए दोनों ऑप्शन कारगर होंगे, माँ की बहन भी हो सकती है ये, और पिता की बहन भी हो सकती है। तो इस तरीके में पहले ऑप्शन में कौन आ गया है, माँ की बहन। तो आंसर हम लोग बी को लगाएंगे। ऐसा काम इसलिए हुआ क्योंकि ए एफ की तो बहन थी, लेकिन एफ लड़का था या एफ लड़की थी ये मुझे मालूम नहीं था। तो आंसर हम लोग किसको कर लेंगे, तो बी को कर लेंगे कि माँ की बेटी है कौन, माँ की बहन है कौन, तो ए। तो देख लो हम हो गए, मेरे पापा की बहन भी हो सकती है या मेरे माता की बहन भी हो सकती है, क्योंकि एफ लड़का है या एफ लड़की है इसका कंफर्मेशन नहीं है। तो जब भी दो दो ऑप्शन आपके आंसर बन रहे हो, तो जो पहले ऑप्शन में आ गया हो आप उसी को अपना आंसर बनाना। तो आप डी को आंसर मत बनाना, आप बी को आंसर बनाना, क्योंकि बी पहले प्रूफ हो गया है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि एफ का मेल फीमेल मालूम नहीं चल पा रहा है। अब देखो ध्यान से, अल्कोहल को लिखता है 66, ALCOHOL है ना। तो 1 + 12 1 13 और 13 और 3 16 हो गए, 16 और 15 31 हो गए, 31 और 8 31 और 8 39 हो गए, 39 और 5 44 और 10 54 हो गए, और 54 और 12 66 हो गए। 54 और 12 कितने, तो 66 हो गए। अब इसी तरह से कहता है सर जूस को कैसे लिखोगे,
ठीक है, ध्यान से देखोगे, ये 10 है और ये 21, 10, 31, 31 और 9 40, 40 3 43। अब 43 और 5 अगर हम बात करें तो 43 5 होता है 48, यानी इसका प्लेस वैल्यू टोटल कितना आएगा, तो सर 48 आएगा। हम लोगों ने वहीं से वहीं उसको जोड़ लिया, लिखने की जरूरत नहीं समझी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। अब देखो, एल की अगर हम बात करें ना तो एल का अपोजिट वैल्यू होता है ओ, और ओ का ही प्लेस वैल्यू होता है कितना, 15। इसी तरह अगर हम टी की बात करें तो टी की अपोजिट वैल्यू होती है जी, और जी का ही प्लेस वैल्यू होता है 7। तो ओ को लिख रहा है 15 और जी को और टी को लिख रहा है 7। इसका मतलब वो कर क्या रहा है कि अपोजिट वैल्यू का प्लेस वैल्यू लिख रहा है। अब कहता है सर लेटर को किस प्रकार लिखोगे, किसको बच्चे, लेटर को सर आप किस प्रकार लिखोगे, तो ध्यान से समझना। एल का अपोजिट ओ होगा, ए का अपोजिट जेड, टी का अपोजिट जी होगा, ई का अपोजिट भी, और आर का अपोजिट आई होगा। ठीक है, अब इसका बस प्लेस वैल्यू लिख दो। तो ओ के लिए कितना लेंगे, तो 15, जेड के लिए लेंगे 26, जी के लिए लेंगे 7, और भी के लिए लेंगे 22, और आई के लिए लेंगे 9। 15, 26, 7, 22, 9 चाहिए। 15, 26, 7, 22, 9 ऑप्शन नंबर बी में हमें स्पष्टता देखने को मिल रहा है। तो आंसर बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर बी को कर लेंगे, जो बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, पिस्ता है, और पिस्ता को क्या लिखता है, तो ओ जी, उसके बाद पी पी और भी लिख रखा है। थोड़ा सा अगर वर्ड आपको प्लेस वैल्यू याद है तो 16 से 15 होने का मतलब है -1, और 9 से 7 होने का मतलब है -2, 19 से 16 होने का मतलब है -3, और 20 से 16 होने का मतलब है -4। ए को हम लोग 1 भी कहते हैं और 27 भी कहते हैं। तो अगर ए का वैल्यू हमने 27 रखा और 27 में से 5 माइनस किया तो मुझे भी मिल जाएंगे, यानी -1 से लेकर -5 तक इसमें क्या किए गए हैं, तो माइनस किए गए हैं। अब कहता है सर आलमंड को बताओ कैसे लिखोगे। ठीक है, ALMOND, आलमंड को कैसे लिखोगे, तो देखिए यहाँ क्या करना है, -1, -2, -3, -4, -5 और -6, क्योंकि 6 लेटर का मिलकर बना। तो 27 में से 1 घटाएंगे तो 26 हो जाएगा। 26 किसके लिए, तो जेड के लिए। 12 में से 2 घटाएंगे तो 10, 13 में से 3 घटाएंगे तो 10, 15 में से 4 घटाएंगे तो 11, 14 में से 5 घटाएंगे तो 9। डी को हम लोग 30 भी कह सकते हैं, तो 30 में से 6 घटाएंगे तो 24, यानी जेड से शुरू और एक्स पे खत्म। जेड से शुरू एक्स पे खत्म एक ही ऑप्शन मिल रहा है, और वो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है हमें। तो आंसर बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर सी को करेंगे, जो इसके लिए बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो, कहता है नीला, हरा, गुलाबी और पीला। ठीक है, तो नीला, हरा, गुलाबी और पीला में गुलाबी जो हो जाएगा ना, ये अलग हो जाएगा, क्योंकि गुलाबी सेकेंडरी कलरों में नहीं आता है। तो आंसर कौन हो जाएगा बच्चे, तो गुलाबी अदर कलर से डिफरेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि गुलाबी जो है ना वो सेकेंडरी कलर में नहीं आता है। ठीक है, आप दूसरे तरीके से देख सकते हो कि नीला, हरा और पीला पे श्वेत का प्रभाव होता है, लेकिन गुलाबी रंग पे आपका श्वेत रंग का कोई प्रभाव नहीं होता है। एल्युमिनियम, कॉपर, क्लोरीन और जिंक, तो ये तो बच्चा भी बता देगा, एकदम झुनझुना वाला क्वेश्चन है कि सर क्लोरीन को अलग कर लीजिए। क्लोरीन को इसलिए अलग कर लीजिए क्योंकि एल्युमिनियम एक प्रकार का धातु है, यानी मेटल है, कॉपर भी एक प्रकार का धातु है, और जिंक भी एक प्रकार का धातु है। लेकिन क्लोरीन जो है ना वो धातु की श्रेणी में नहीं आता है, क्लोरीन जो है वो अधातु है। इसीलिए हमारा अदर से डिफरेंट कौन हो जाएगा बच्चे, तो क्लोरीन जो है ना यही अदर से डिफरेंट हो जाएगा। तो आंसर हम लोग बच्चे सी को लगा लेंगे। अब देखो, ये वाली खूबसूरत क्वेश्चन मुझे लगा। ठीक है, अच्छा देखो, तो ACE है ना, ए का प्लेस वैल्यू 1, सी का प्लेस वैल्यू 3 और ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है। बोलो होता है कि नहीं। अब अगर हम 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर कर दे तो 1 3 तिहाई 9 और 5 25, यानी हम 19 25 लिख सकते हैं। इसी तरीके से देख लो, बी है, डी है और एफ है।
तो बी की वैल्यू 2 होती है, डी की वैल्यू 4 होती है और एफ की वैल्यू 6 होती है। अगर हम 2 का स्क्वायर कर दे, 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, तो 2 दूना 4 हो जाएंगे, 4 चौको 16 और 6 6 की 36 हो जाएगा। नहीं, 4 16 36 चाहिए। 4 16 36 देख लो किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही स्पष्ट रूप से हमें 4 16 36 देखने को मिल जा रहा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बाबू, यही इसके लिए सबसे परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर बन जाएगा। अच्छा ध्यान से देखिए तो क्या दे रखा है, FLPX है ना, और इसको वो GJST लिख रखा है। एक्चुअल में किया क्या, तो ध्यान से देखो, 6 से 7 होने का मतलब +1 और 12 से 10 होने का मतलब -2, 16 से 19 होने का मतलब +3 और 24 से 20 होने का मतलब -4, यानी प्लस माइनस का गेम चल रहा है, +1 -2 +3 -4। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो क्या कहता है, HM R और W के लिए चाहिए, तो पहले क्या, +1 -2 +3 -4, यही काम करना है हमें। तो देखिए 8 में 1 अगर जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा ना, और 13 में 2 घटाएंगे तो 11, 18 में 3 जोड़ेंगे 21 होगा ना, और W में 4, 23 में 4 घटाएंगे 19 होगा। आई के यूएस चाहिए, आई के यूएस ऑप्शन नंबर ए में स्पष्टता देखने को मिल रहा है। तो आंसर हम लोग बच्चे ऑप्शन नंबर ए को करेंगे जो बेस्ट है। तेजस क्लास 6 तारीख से ना स्टार्ट होने वाला है, इंट्रो क्लास लिए थे और कल से जो है ना उसकी जो है MCQ स्टार्ट हो जाएगी। तो उसमें क्या करूंगा ना कि प्रश्न के साथ ही लॉजिक बतलाऊंगा, ठीक है, यानी कि पहले लॉजिक नहीं, प्रश्न के साथ ही जिस प्रश्न में लॉजिक की जरूरत पड़ेगी उस प्रश्न की लॉजिक बतलाऊंगा, और जिस प्रश्न में लॉजिक की जरूरत नहीं पड़ेगी उस प्रश्न को ऐसे ही लेके जाऊंगा। तो कल से आपकी तेजस बैच आपकी ऑन टाइम स्टार्ट हो जाएगी, जिसके समय है 3 से 4 बजे। ठीक है सर, बिहार SSC का एग्जाम कब तक होगा? बहुत जल्दी होगा बच्चे, पेशेंस रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, अब देखिए कहता उस विकल्प का चयन करें जिसका पैसे के साथ वही संबंध है जो सेंटीमीटर का मीटर के साथ। तो देखिए सेंटीमीटर छोटी इकाई, सेंटीमीटर क्या छोटी इकाई, उसकी बड़ी इकाई क्या है तो मीटर। तो इसी तरह से पैसा क्या है तो छोटा इकाई, और पैसे का बड़ा इकाई क्या है तो रुपया। तो पैसे का बड़ा इकाई क्या है तो रुपया, तो आंसर हमारा हो जाएगा रुपया। आगे चले, नेक्स्ट वन देखोगे, देखिए क्या दे रखा, अनदर दे रखा है, ANOTHER। अब क्या कहता है, शब्द के सभी अक्षरों को वर्णमाला अनुसार व्यवस्थित किया जाए। तो अगर हम इसको वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले ए से बड़ा इसमें ई है, ई से बड़ा इसमें एच है, एच से बड़ा इसमें एन है, एन से बड़ा इसमें ओ है, ओ से बड़ा आर है, और सबसे बड़ा इसमें टी है। हो गया। इस प्रकार निर्मित शब्द में बाएं सिरे से चौथा अक्षर, तो बाएं सिरे से चौथा अक्षर एन है, और दाएं सिरे से दूसरे अक्षर, और दाएं से दूसरा अक्षर कौन है, आर है। दाएं से दूसरा अक्षर कौन है, आर है। तो बाएं सिरे से चौथा और दाएं सिरे से दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर होंगे? तो देखो, तो एन और आर के बीच में ओ होगा, और कौन पी होगा, और कौन क्यू होगा, तो OPQ होगा। यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में एन और आर के बीच में 3 ही अक्षर समाहित होंगे, यानी आंसर क्या हो गए, तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर हो गया। तो आंसर हम लोग ऑप्शन सी को करेंगे। अगर सावधानी हट जाती है ना, तो बच्चे यहाँ देखते हैं कि एन और आर के बीच में तो एक के अक्षर है, लेकिन उसने किसकी बात कर दी थी, तो उसने बात कर दी थी अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर होते हैं। तो एन और आर के बीच में ओ होगा, पी होगा, क्यू होगा, यानी OPQ, यानी 3 आंसर आने वाले हैं। तो आंसर हम लोग क्या कर लेंगे बच्चे, तो 3 कर देंगे। कहता अंग्रेजी वर्णमाला के 12वें अक्षर के दाईं ओर 8वां,
तो आपको पता है ना कि 12वां अक्षर हमारा एल होता है और 12वां अक्षर एल लेफ्ट से ही होता है और उसके दाईं ओर 8 जाना है। तो एल प्लस 8 अगर करोगे तो टी हो जाएगा क्योंकि वो 20 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 12वां अक्षर कौन, तो एल। अब एल से राइट ये होगा और एल से लेफ्ट ये होगा, तो एल के बाद 8 अक्षर एम, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस और टी। देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8वां अक्षर टी मिलेगा। तो आंसर किसको कर लेंगे बच्चे, तो ऑप्शन नंबर ए को कर लेंगे, यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। हाँ जी बच्चे, तेजस बैच में क्यों नहीं पूरा कॉन्सेप्ट देंगे। यदि बाएं से दाएं बढ़ते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के हर चौथे अक्षर को मिटा दीजिए, तो चौथा अक्षर को मिटाने का मतलब 4 8 12 16 20 24 हट जाएगा। इसका मतलब डी हट जाएगा, एच हट जाएगा, उसके बाद एल हट जाएगा, पी हट जाएगा, यू हट, टी हट जाएगा और एक्स हट जाएगा, यानी टोटल 6 अक्षर हट गए। अब कहता है सर दाईं ओर से बायां कौन, अगर ये अक्षर नहीं हटाते तब दाईं ओर से बायां कौन होता, तो 27 में से 5 घटाते तो 22 यानी भी होता, लेकिन भी तक आते आते एक्स तो हट जाएगा ना, तो एक और आगे बढ़ के यू हो जाएगा। तो यू किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। देख लो दाएं से पहला अक्षर जेड होगा, दूसरा वाई, डब्ल्यू, एक्स, एक्स के पहले भी के पहले यू, यू के पहले टी। ठीक है, अब देखो 4 के टेबल वाले को हटाना था यानी 24 को हटाना पड़ेगा। तो अगर 24 को हम नेगलेक्ट कर देते हैं तो राइट एंड से 5वां अक्षर पूछा था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां कौन हो जाएगा बच्चे, तो यू हो जाएगा। तो हम इतना मेहनत क्यों करें, हमने डायरेक्ट सोचा कि सर अगर मैं अक्षर नहीं हटाता और तब मैं दाएं छोर से 5वां अक्षर जाता तो सर क्या हो जाता, तो 27 में से 5 गया तो 22 हो गया, यानी अक्षर नहीं हटाता तो 22 होता। लेकिन 22 तक आते आते कौन सा अक्षर सर खत्म हो गया है, तो 4 का टेबल वाला एक ही शख्स है 24, यानी 24 सर खत्म हो चुका है। और जब 24 खत्म हो चुका है तो उससे एक आगे बढ़ना पड़ेगा, तो इसीलिए हम लोग कहाँ भी पे ना रुक करके किस पे रुक गए, तो यू पे रुक गए और अपना आंसर हम किस ऑप्शन में लगा लिए, तो ऑप्शन नंबर डी में लगा लिए। यानी थोड़ा सा अगर हम लोग दिमाग खर्च कर करके सिस्टम को अंजाम देंगे तो हम लोग बहुत आराम से और बहुत सटीकता के साथ हम क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो बच्चे ये था टोटल आज का कितना क्वेश्चन है, देख लो आज का 30 क्वेश्चन था। कल भी हम लोगों की मुलाकात होगी सेम टाइम पे सेम सेशन में, और कल भी हम लोग बेहतरीन 30 से 35 क्वेश्चन देखेंगे। अब पंकज जी का सवाल था कि सर 1 नंबर क्वेश्चन फिर से बतला दीजिएगा, ठीक है। तो बच्चे पंकज 1 नंबर क्वेश्चन देख लो बाबू, 1 नंबर क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। अब देखिए बैंक का काम क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। बैंक का काम क्या होता है, हम अपना पैसा या अपना चेक जाते हैं और बैंक में दे देते हैं, बैंक उसको डिपॉजिट कर देता है। पैसे की जरूरत हुई हम बैंक के पास जाते हैं, बैंक हमको दे देता है। अब तो एटीएम वगैरह भी चल गए हैं, तो बैंक ना जाकर के हम अपना एटीएम कार्ड लगा देते हैं। तो फिर मास्टरमाइंड स्टार्टिंग टाइम बाबू 8 बजे से स्टार्ट होती है मेरी क्लास, तो एटीएम में जाते हैं पैसा निकाल लेते हैं। लेकिन क्या कभी सोचे हैं कि एटीएम में पैसा आता कहां से है, प्रत्येक दिन बैंक वाली गाड़ी आती है एक मैनेजर के साथ, कुछ गार्ड के साथ, और हर एटीएम में पैसा जमा करके जाती है, यानी हर एटीएम की मशीन में नीचे वो पैसा डाल के जाती है। तो अब सोचिए बैंकिंग क्षेत्र में पूछ रहा है कि क्या हड़ताल जो बैंकिंग क्षेत्र में होता है, तो जितना भी इंस्टीट्यूशन है जितना भी है सब में, जैसे एसएससी में हड़ताल होता है, रेलवे में हड़ताल होता है, आप छोड़ दीजिए ना प्राइवेट सेक्टर के छोटे छोटे ऑफिसों में अगर मांगे पूरी ना की जाए तो क्या हो जाता है, तो हड़ताल हो जाता है। तो वही प्रश्न पूछ रहा है क्या बैंकिंग के क्षेत्र में हड़ताल जो होता है उस पर रोक लगा देना चाहिए पूरी तरीके से, तो कहता है नहीं। इसने विरोध कर दिया कि नहीं सर बैंकिंग वाले सेक्टर में हड़ताल पे रोक मत लगाओ। हमने पूछा भैया क्यों आप बोल रहे हो कि हड़ताल पे रोक नहीं लगाना है, तो उसको सही रीजन देना होगा। अब रीजन स्वरूप उसने कहा कि सर हड़ताल पर प्रतिबंध से श्रम अधिकारों की अवहेलना होती है,
श्रम अधिकार का मतलब होता है कि जो उसमें काम करने वाले श्रमिक हैं, जो उसमें काम करने वाले वर्कर हैं, उनके अधिकार का हनन होना। तो ये बिल्कुल सही बात है। जब हमारा संविधान बनाया गया था तो उसमें हमें बहुत सारे अधिकार दिए गए थे, और उसमें एक अधिकार यह भी है कि आप स्वतंत्रता से, अपने मन से आप कहीं भी अनशन पे बैठ सकते हो। कहीं भी अगर कोई बात आपकी नहीं मानी जा रही है तो आप समूह में या अकेले बैठ करके हड़ताल पे जा सकते हो। आपका ये जन्म सिद्ध अधिकार है, जो संविधान की मदद के अनुसार कोई आपसे ये छीन नहीं सकता है। लेकिन सोच लो, अगर बैंकिंग में हम हड़ताल को वर्जित कर दें कि चाहे कुछ भी हो जाए बैंक में हड़ताल नहीं होगा, तो इससे क्या होगा? अब मान लो अभी पीओ की सैलरी मान लो कि 50,000 है, और आज से 10 साल के बाद भी पीओ की सैलरी 50,000 ही रह गई। अब पीओ लोग बोला कि सर सैलरी बढ़ाओ, कोई उपाय हो ही नहीं रहा है, तो उनके पास एक ही शस्त्र बच जाएगा कि सारे पीओ क्या करो, हड़ताल पे बैठ जाओ कि हमारी सैलरी बढ़ाओ, नहीं तो हम हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। इस स्थिति में आकर के वो क्या करेंगे, तो पीओ की सैलरी बढ़ाएंगे। लेकिन अगर हमने ऐसा नियम बना दिया कि बैंकिंग सेक्टर में हड़ताल नहीं किए जा सकते हैं, तब उनका एक अधिकार हमने छीन लिया। अब उनका एक अधिकार जब हम छीन लिए कि आप हड़ताल नहीं कर सकते हैं, यानी कि काम को नहीं रोक सकते हैं, तब तो फिर भैया मजबूरी है ना कि जितना पैसा दे रहे हैं उतना में चुपचाप काम करना, तो बैंक छोड़ करके जा। ठीक है, तो वो मजबूर हो जाएंगे ना। वही कहता है कि आपके अधिकार का अवहेलना हो जाएगा। यही सही बात है कि अगर ऐसा हुआ तो उनके अधिकार का क्या हो जाएगा, अवहेलना हो जाएगा। और हमारा संविधान कहता है कि किसी भी सूरत हाल में मनुष्य का जो अधिकार मिला हुआ है उस अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 1 नंबर बिल्कुल सही कह रहा है कि नहीं सर, बैंकिंग में हड़ताल पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर बैंकिंग में हम हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिए तो संविधान के अनुसार मजदूरों का हनन होने लगेगा, वर्कर का हनन होने लगेगा, उनके अधिकार क्षेत्र का हनन होगा। और कभी भी अधिकार क्षेत्र का हनन होगा तो हम वैसा कुछ भी काम नहीं करेंगे। इसीलिए 1 नंबर सही है कि हाँ सर, प्रतिबंध मत लगाइए। अब दूसरे नंबर को देखिए, इसने सपोर्ट कर दिया कि हाँ सर, हड़ताल पे रोक लगा देना चाहिए। अब उसके पीछे भी उसका कोई मंशा होगा, कोई रीजन होगा। तो देखिए रीजन में क्या कहा, हड़तालों से लोगों को कठिनाइयां होती है। तो सही बात है ना। अब मान लीजिए कि बैंक वाले 15 दिन की हड़ताल पे चले गए, ठीक है, आपको पैसे की नीड आन पड़ी, बैंक जा रहे हो, बैंक का दरवाजा बंद है, आप पैसे निकाल नहीं सकते हो, अब बैंक में कोई काम हो नहीं रहा है, आपने चेक जमा कर दिया लेकिन वो चेक जो है वो भंजेगा ही नहीं, क्योंकि बैंक में क्या हो रखे हैं, हड़ताल हो रखे हैं। जब बैंक में हड़ताल हो रखा है तो बैंक मैनेजर एटीएम में पैसा डालेगा नहीं, तो 1 से 2 दिन के बाद शहर के एटीएम से पैसे, गांव के एटीएम से पैसे खर्च हो गए। आप चौथे दिन तीसरे दिन एटीएम में पैसा डालोगे तो एटीएम तो इम्पटी है, उसमें पैसा ही नहीं रखा हुआ है, तो आपका पैसा निकलेगा नहीं। यानी बैंकिंग का हड़ताल होने से क्या होगा कि पैसे का आवागमन जो है ना वो रुक सा जाएगा। तो आपके पैकेट में जितने पैसे हैं वो पैसे तो खर्च हो गए 2 दिन 4 दिन में। अब आप एटीएम में जा रहे हो, पैसे नहीं निकल रहे हैं, बैंक में जा रहे हो, दरवाजा बंद है, यानी आपके पास पैसे पैकेट में नहीं होंगे। भले बैंक में पैसे होंगे लेकिन बैंक तो हड़ताल पे गई है, तो आपके पास पैकेट में पैसे नहीं होंगे, तो आपकी जिंदगी क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। वही ये कहता है कि हड़ताल से लोगों को क्या होती है, तो कठिनाई होती है। यानी 2 नंबर भी अपने जगह पे क्या था बच्चे, सही था। तो 1 भी सही था और 2 भी सही था। यही बात पंकज हम शुरुआत में 1 नंबर में समझाए थे। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते बच्चे तो एकदम आराम से समझ जाते, उसमें आपको कोई समस्या नहीं आती। ठीक है, तो चलिए आज की सभा हम लोग यही बर्खास्त करते हैं। कल फिर हमारी और आपकी मुलाकात होगी, और कल भी हम लोग 30 से 40 क्वेश्चन का बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ अपना डिस्कशन ऑन रखेंगे, और ये सिलसिला यूं ही आपके एग्जामिनेशन तक कम से कम चलते रहेंगे। तो चलिए बच्चे, आज की सभा हम बर्खास्त करते हैं। आप लोगों से हम एक डिमांड किए थे कि अपने मित्र बंधु को लिंक शेयर कीजिए, आप लोग नहीं करते हैं, डबल डिजिट से इसको ट्रिपल डिजिट में नहीं ले जाते हैं, जिसके लिए आपसे नाराजगी तो होती है। लेकिन चूंकि चलिए ये नाराजगी आप ही से हम कर सकते हैं, क्योंकि मेहनत भी हम आप ही के ऊपर कर रहे हैं, तो मैं बार बार कह रहा हूं कि उसको डबल डिजिट से ट्रिपल डिजिट में लाइए कंटेंट व्यूअर्स को, तो फिर अंदर से हमें भी इंटरनल एनर्जी मिलेगी और हमें भी बड़ा मजा आएगा। ठीक है, चंदन कुमार जी, गुड नाइट स्वीट ड्रीम बच्चे। तो चलिए आज की सभा हम लोग बर्खास्त करते हैं। सभी बच्चे को गुड नाइट स्वीट ड्रीम। फिर कल मुलाकात होगी संध्या के 8 बजे।